हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। तो विनायक लर्निंग क्लासेस से मैं पंकज सर आपके लिए लेके आया हूँ एक और नया लेक्चर। तो इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे केवल गॉस थ्योरम से रिलेटेड टर्म। इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था अपन ने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या थी, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था, गॉस थ्योरम का मैथमेटिकल टर्म क्या थी। तो गॉस थ्योरम का आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो फॉर्मूला ये था, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे क्यू क्या है, आपका रिजल्टेंट या मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चार्ज है या फिर नेट चार्ज है, और एप्सिलॉन नॉट आपको पता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और फाई ई रिप्रेजेंट करता है किसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। ठीक है, और इसके अलावा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला भी पढ़ा था अपन ने, फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ये भी अपन ने पढ़ा था। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इन दो टर्म से रिलेटेड अपने पास अब चलेगा। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो इससे रिलेटेड है। उसके अलावा अपने जितने भी टॉपिक आएंगे वो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के आएंगे अब। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आप देख लीजिए। फर्स्ट टॉपिक जो अपना है उसका नाम है गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस क्या होता है। गॉसियन सरफेस ऐसा सरफेस होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह क्या रहती है, सेम रहती है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा उसमें से नॉर्मली निकलता है या नॉर्मली इन होता है या नॉर्मली आउट होता है। वो डिपेंड करता है कौन सा चार्ज उसके ऊपर है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। एक और बात नोट डाल के कि हमेशा अगर किसी भी गॉसियन सरफेस के अंदर अगर कोई डाइपोल है तो वहां पे जो उसका फ्लक्स होगा वो हमेशा क्या होगा, जीरो, ZERO, जीरो। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो अपन देख लेते हैं, सारी बातें मैं आपको लिखाऊंगा और आप कॉपी ले लें, पेन ले लें और नोट करते रहें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर लें, और शेयर नहीं करा हो तो शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स में, और कॉपी पेन लेके बैठें और नोट करते जाएं। टॉपिक का नाम है गॉसियन सरफेस। ठीक है, व्हाट इज गॉसियन सरफेस। ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि आगे जाके बहुत बार ये टर्म रिपीट हर जगह लिखाएगी कि व्हाट गॉसियन सरफेस, दिस सरफेस इज गॉसियन सरफेस, दिस सरफेस इज गॉसियन सरफेस। तो ये अपन को याद होनी चाहिए, तो लिख लीजिए गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस अराउंड अ चार्ज, Gaussian surface around a charge distribution, charge distribution. Gaussian surface around a charge distribution is a closed surface. ठीक है, क्या होना चाहिए, वो बंद होना चाहिए, closed surface, कॉमा, such that इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस is same and flux, कौन सा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, and electric flux through the surface इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, हमेशा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है गॉसियन सरफेस से कैसा निकलना चाहिए, नॉर्मली निकलना चाहिए। ठीक है, थ्रू द सरफेस इज अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस।
इसका मतलब क्या है कि हमेशा जो भी आपके पास चार्ज जिस पे भी होगा तो हमेशा उस पे से जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलना चाहिए कैसे निकल चाहिए, परपेंडिकुलरली या नॉर्मली निकलना चाहिए। तो ये आप नोट कर लीजिए। आगे इसमें एक नोट है, ये भी ध्यान रख लीजिए। कितनी बार कंपटीशन एग्जाम जो भी दोगे आप, नीट दें जेई दें, तो बहुत बार डायरेक्टली पास करता है कि इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, तो आपको याद रखना है 0 ZeRO 0। तो देखिए क्या है, इफ अ गॉसियन सरफेस, कौन सरफेस है, गॉसियन सरफेस, इफ अ गॉसियन सरफेस, ठीक है, गॉसियन सरफेस एनक्लोज्ड, एनक्लोजेस, एनक्लोजेस क्या, डायपोल, एनक्लोजेस अ डायपोल, कॉमा, then the flux, then the flux, then the flux associated, then the flux associated with the Gaussian surface, with the Gaussian surface, with the Gaussian surface, तो उसमें से जो फ्लक्स एसोसिएट होगा गॉसियन सरफेस का वो कितना होगा, 0। ऐसा लिख सकते हैं आप, फाई ई इक्वल टू इस तरीके से Q प्लस माइनस Q, एक प्लस होगा एक माइनस Q होगा डायपोल में डेफिनेटली, तो इसका कितना हो जाएगा देखिए, इसका 1/ε0, ये आपको पता ही है गॉस थ्योरम से, और ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि डायपोल में आपके दो चार्जेस होते हैं प्लस और माइनस। तो आपको ध्यान रखना है कि गॉसियन सरफेस एनक्लोज्ड अ डायपोल, देन द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द गॉसियन सरफेस क्या होता है, हमेशा 0। ये आपको याद रखना है कि फ्लक्स गॉसियन सरफेस में कितना होता है, 0। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए आप इसको पूरे को। नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि अपन ने फर्स्ट लेक्चर में एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था कूलम्ब्स लॉ। तो यहाँ पे अपन को गॉस थ्योरम का यूज करके कूलम्ब्स लॉ को क्या करना है, डिटेक्ट करना है। इसके लिए आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो अपन ने पढ़ा था, E=F/Q0, ठीक है। दूसरा, फ्लक्स का फॉर्मूला, फ्लक्स अपन को पता है कि फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds। तीसरा, गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम आपकी क्या है, फाई E इक्वल टू Q/ε0। ये 3 चीजें अगर आपको पता है तो ये डेरिवेशन कंप्लीट है, ठीक है। और उसके अलावा सारी बातें आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा मैं डायग्राम के थ्रू। तो अगला टॉपिक जो है आपका वो ये है, डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, किससे, गॉस थ्योरम का यूज करके, फ्रॉम गॉस थ्योरम, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ को डिडक्ट करना है आपको किससे, गॉस थ्योरम से, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम बता देता हूँ। डायग्राम में क्या है आपके, ये अपना एक स्फेरिकल सरफेस लिया है अपन ने, ठीक है। इसके सेंटर में कोई चार्ज रखा हुआ है +Q, यहाँ से यहाँ तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रही है E। इसका जो अपन ने एक छोटा सा सरफेस कंसिडर करा है जहाँ पे अपन को क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। वही है जो गॉस थ्योरम में डायग्राम बनाया था अपन ने, सेम ही है। ये यहाँ पे P पॉइंट है, यहाँ पे अपन को फील्ड फाइंड करनी है, और ये यहाँ से आता कितने R डिस्टेंस पे, ये O पॉइंट हो गया और ये DS वेक्टर हो गया। ये आपका डायग्राम गॉस थ्योरम जैसे ही। और ये सरफेस के बारे में जान लेना, ये सरफेस आपका कौन सा है, गॉसियन सरफेस। ये अब बात चलेगी, यहाँ पे बात चलेगी तो दूर तक जाएगी, ठीक है। तो अब ये बात चलेगी गॉसियन सरफेस वाली, और ये आखिरी तक चलेगी। तो अपन ने सबसे पहले क्या करा, इसके बारे में जान लेते हैं। क्या करा अपन ने, सबसे पहले कंसिडर कर लिया अपन ने Q चार्ज जो प्लेस करा हुआ है किस पे, O पॉइंट पे स्फीयर के। तो देखो, कंसिडर
अ चार्ज प्लस क्यू, प्लस क्यू इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि क्यू लिखोगे सही नहीं लगेगा मेरे को, ठीक है, प्लस क्यू विच हैज बीन placed at position O in space, ठीक है। तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अगर एक पॉइंट चार्ज यहाँ बीच में रख दो तो इधर भी निकल सकते हैं, ऊपर भी, नीचे, आगे पीछे, सब जगह स्पेरिकल फॉर्म में निकलेंगे जो उसमें से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होंगे, आपको पता होना चाहिए। तो वी फर्स्ट फाइंड सबसे पहले अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। वी फर्स्ट फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड we first find out the electric field due to the charge, किसके कारण? चार्ज के कारण। ड्यू टू द चार्ज क्यू एट अ डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है चार्ज क्यू, देखो आर डिस्टेंस पे, एट अ डिस्टेंस आर, स्मॉल आर ब्रैकेट में लिख देना, एट पॉइंट बी, कहाँ से? पॉइंट बी से, ठीक है। तो ये आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख लिया अपन ने थोड़ा बहुत। तो आगे और बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, किसके कारण? ड्यू टू अ चार्ज Q will be spread radially, outwards and hence the Gaussian surface will be spherical। Gaussian surface का शेप कुछ भी हो सकता है, मगर यहाँ पे क्या है कि जैसे कि यहाँ पे एक बात बोली जो बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे मेरे से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज क्यू विल बी स्प्रेड रेडियली। स्प्रेड रेडियली का मतलब क्या होता है कि अपने एक चार्ज यहाँ पे रख दिया प्लस क्यू, ये तो स्प्रेड रेडियली मतलब ये इधर से भी जाएगा, इधर से भी बाहर निकल सकता है, इधर से भी, सब तरफ से किधर से बाहर निकल सकता है। ये बाहर ऐसे भी निकल रहा होगा, पीछे की तरफ भी जा रहा होगा, तो वो स्प्रेड रेडियली सब तरफ स्पेरिकल फॉर्म में स्प्रेड हो जाएगा। तो वो स्प्रेड रेडियली हो जाएगा, तो वो हमेशा क्या होगा? आउटवर्ड के डायरेक्शन में होगा। तो ये सरफेस कैसा है आपका? गॉसियन सरफेस, क्योंकि वहां से जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रहा है कैसे निकल रहा है? नॉर्मली निकल रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, पैरा चेंज करेंगे। टेक, देखिए अब क्या लेने वाले अपन? टेक अपन को एक स्मॉल ds वेक्टर लेना पड़ेगा जो यहाँ पे इतने से सरफेस को अपन लेंगे, फिर उसका फ्लक्स निकालेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो टेक अ स्मॉल सरफेस जिसका नाम है ds वेक्टर, वो देखिए डायग्राम में आपको मेंशन है कि ds वेक्टर ले लिया है अपन ने। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड along electric field and the normal to the surface will be along the same direction, ठीक है। दैट इज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। देखो
यहाँ से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या है, बाहर की तरफ जा रहा है, और आपका जो सरफेस है डीएस, जो उसमें स्मॉलर सरफेस अपन ने कंसिडर कर रहा है डीएस, उसका डायरेक्शन भी सेम जा रहा है, नॉर्मली बाहर निकल रहा है, मतलब उसका डायरेक्शन दोनों का सेम है। तो जब वो एक दूसरे के बिल्कुल एक ही डायरेक्शन मतलब पैरेलली है वो एक तरीके से, तो यहाँ पे जो इसके बीच का जो एंगल बनेगा वो आपका कितना बनेगा, 0 डिग्री। याद रखिए 0 डिग्री। जब बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका जो एरिया वेक्टर है दोनों का डायरेक्शन अगर सेम होता है तो आपका एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री। याद रखना है आपको, हमेशा आगे भी काम आने वाला है ये चीजें। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके बाद थोड़ा सा रफ करूंगा मैं ऊपर का। देखिए अब तो कंक्लूजन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, total electric flux passing through the surface, passing through the surface, passing through the surface of the sphere, of the sphere, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर, तो आपको पता होना चाहिए फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आप सब लोगों को पता है ई वेक्टर डॉट डी एस होता है। ये अपन ने पढ़ चुका है इसके प्रीवियस लेक्चर में, ये आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। डॉट लगा हुआ है, तो डॉट जब हटाएंगे तो यहाँ पे कॉस आ जाएगा, और कॉस एंगल अपना थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो आप क्या कर दोगे, ई वेक्टर डी एस कॉस 0 डिग्री, तो 0 डिग्री लगा दिया। तो फाई ई आपका कितना हो गया, यहाँ पे फाई ई आपका हो गया, ई को बाहर निकाल रहा हूं मैं और डीएस को अंदर ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। आगे डीएस के बारे में जानते हो आप, क्या क्या होता है। ये स्फेरिकल फॉर्म है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, निकाल रहे हैं। देखो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, ये लाइन लिखना जरूरी है। गॉसियन सरफेस, कौन सा सरफेस है, गॉसियन सरफेस। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, ds इक्वल हो जाएगा किसके, 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये आपके माइंड में होना चाहिए, गॉस थ्योरम में भी इसको यूज करा था मैंने, तो यहाँ पे भी ध्यान दीजिए। सरफेस एरिया का फॉर्मूला स्फीयर का कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। आगे इसको अपन यहाँ पुट कर लेंगे, तो और यहाँ पे हो जाएगा फाई ई इक्वल टू, देखो ये वैल्यू यहाँ पे इसकी जगह जाएगी, तो ये हो जाएगा ई वेक्टर, वेक्टर लगाओगे नहीं तो भी चलेगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको बना लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, और बट बाय गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के बारे में जान लीजिए, पता ही है आपको गॉस थ्योरम क्या होती है, वो होती है पाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपको पता है, इक्वेशन नंबर 2 बना ली, क्योंकि अपन को डिड्यूस करना है, डिडक्शन करना है किससे, कूलम्ब्स लॉ का, किससे, गॉस थ्योरम का यूज करके। ये लो कर ली, गॉस थ्योरम ये होता है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आगे बढ़ते हैं, देखो इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से जब देखेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, तो यहाँ पे आपको एक बात पता चल रही है कि देखो दोनों फाई फाई एलएचएस एलएचएस इक्वल है इनके, तो डेफिनेटली आरएचएस आरएचएस भी इक्वल होंगे। तो अपन क्या कर लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। तो देखिए इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख लेंगे, तो कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए अपन को ई की वैल्यू निकालनी है पहले, तो इसको इसके अपॉन में शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा ई इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको बना दीजिए आप इक्वेशन नंबर 3। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बस फिनिशिंग मूव है। ये आपके पास इक्वेशन 3 आ गई। उसके बाद आपको बस फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो अपन पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से। तो अपन बोल देते हैं इफ, देखो डायग्राम में मैं एक चीज और मेंशन अब करूंगा, मैंने पहले मेंशन नहीं करी थी, मगर आप डायग्राम में इस चीज को जरूर नोट कर लेना, ध्यान देना, ठीक है। इफ अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट is placed
एट पॉइंट कैपिटल पी, ठीक है। एट पॉइंट कैपिटल पी पे क्या रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। देन फोर्स एक्टिंग, तो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है तो फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नॉट विल बी वो हो जाएगा F इक्वल टू क्यू नॉट ई। देखो कैसे हुआ, यहाँ पे अपने पास यहाँ पे अपना एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है जिसको मैं बता रहा हूँ क्यू नॉट से, यहाँ पे मेंशन कर दिया मैंने, आप भी इसको डायग्राम में नोट कर लीजिए। क्यू नॉट कहाँ रखा हुआ है, पी पे रखा हुआ है। तो अपन पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है ना टेस्ट चार्ज के लिए, अपन पढ़ चुके हैं F अपॉन क्यू नॉट होता है। तो इसको इधर से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फॉर्मूला जनरेट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अब जो इक्वेशन 3 से जो वैल्यू है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ E, देन ठीक है, तो ये E की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, F इक्वल टू 1/4πε0, और ये Q इसके साथ में मिक्स हो जाएगा, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका डेरिवेशन प्रूफ हो गया, ये आपका फॉर्मूला आ गया। तो अपन क्या बोल देंगे, दिस इज नॉन एज कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों बोला, देखो स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसलिए इसको क्या बोला, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये प्रूव हो गया अपना, यहाँ पे अपने डिड्यूस कर दिया किसको, कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछता है, 3 मार्क में भी पूछ लेता है इसको कितनी बार, तो आप इजी है थोड़ा, क्या है डिस्क्रिप्शन आप अपने अकॉर्डिंग कंक्लूड कर सकते हो, मगर जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है अगर सेकंड पैराग्राफ नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, मगर फर्स्ट और थर्ड पैराग्राफ आपको लिखना जरूरी है। और मैथमेटिकल तो आप डायग्राम देख के समझना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, इसको मैं रख कर देता हूँ। अगर आपको लेक्चर ठीक से नहीं समझ में आता है तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप इसको बार बार आगे पीछे करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना जो है, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस लॉ एक ही बात होती है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। तो अब जो भी अपन टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर के लास्ट तक वो अपने सारे क्या होंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, ध्यान दीजिए। तो अपना पहला टॉपिक जो है इसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या फाइंड करनी है आपको, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग straight charged wire, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है अपन को किसके, ड्यू टू द स्ट्रेट चार्ज्ड वायर देखा होगा आपने हमेशा। तो वायर हमेशा कैसे रहता है, सिलेंड्रिकल। देखो इस तरीके से अगर सोच लो कितना मोटा वायर है तो वो कैसा फॉर्म होता है, सिलेंड्रिकल। ये सिलेंडर ऐसे ही होता है ना, बिल्कुल आसपास से गोल कर्व्ड होता है और ये ऊपर से प्लेन होता है। तो वायर कैसा होता है, सिलेंड्रिकल। तो सिलेंडर से रिलेटेड टर्म्स आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अपने जो टॉपिक है वो अपना क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी किसकी, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, किसका यूज करके, गॉस थ्योरम का यूज करके। तो देखिए सबसे पहले इसका डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम इंपॉर्टेंस ही रखता है। ये अपन ने क्या बना लिया, एक वायर बना लिया, ठीक है। तो वायर के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये प्लस क्यू चार्ज इसके ऊपर है पूरा, ठीक है, दोनों तरफ है।
ये क्यू चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, आगे जो इसका सिलेंड्रिकल पार्ट है वो इस तरीके से बन जाएगा, ये सिलेंड्रिकल, ये आपका सिलेंड्रिकल पार्ट बन गया। ठीक है, ये आपका वायर बन गया है, इस पे चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी लेंथ कितनी है, स्मॉल एल। और यहाँ पे आपके पास जो सरफेसेस हैं वो 3 सरफेस है। पहला सरफेस तो आपका ये S1, दूसरा S2 और तीसरा S3। इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये r डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ मेंशन कर रहे हैं अपन, वो हमेशा बाहर की तरफ रहेगी, वो E, और ये बोल देते हैं DS1। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगी ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ रहेगा और इसका जो परपेंडिकुलरली होता है सरफेस का, ठीक है, सरफेस वेक्टर का। और यहाँ पे भी एक नीचे की तरफ निकलेगी, किस तरफ निकलेगी, ये आपको इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि अच्छे से आपको समझ में आ सके, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें यहाँ पे शो करूँगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, r है, ये इसकी रेडियस है। सिलेंडर होगा तो उसकी डेफिनेटली कुछ ना कुछ रेडियस होगी और कुछ ना कुछ उसकी हाइट होगी, मतलब यहाँ पे लेंथ अपन l मेंशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन ने ये डायग्राम कंसिडर कर लिया, ये अपना एक वायर है, वायर के आसपास का जो अपन ने सरफेस क्रिएट कर लिया है, जो कैसा क्रिएट करा है, सिलेंड्रिकल, जिसपे अपन को क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन। कंसिडर कर लिया अपन ने, क्या कंसिडर कर रहा है, इनफाइनेटली लॉन्ग, थिन, इनफाइनेटली लॉन्ग straight, infinitely long straight wire which is charged uniformly। कैसे चार्ज है वो, यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो आगे देखिए, लेट अस कंसिडर क्या कंसिडर कर रहे हैं अपन को, एक लेंथ स्मॉल एल, जो वायर की लेंथ है वो कितनी है, स्मॉल एल है, ऑन विच लीनियर चार्ज डेंसिटी इज वो आप पढ़ चुके हो, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इधर से इधर मल्टीप्लाई, क्यू इक्वल टू लैम्बडा एल। इसको बना दो अब इक्वेशन नंबर 1। देखिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में एक बात बता दूं मैं आपको कि लीनियर चार्ज डेंसिटी अपन पढ़ चुके हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में एक चीज बता दूं मैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी अपन पढ़ चुके हैं, तो उसमें अपन ने ये पढ़ा था कि लीनियर चार्ज जो पर यूनिट लेंथ के अंदर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। इसको अपन डिनोट करते हैं लैम्बडा से, और इसका फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन एल। ये आपको अगर देखना है, ध्यान से समझना है डायग्राम और फॉर्मूले के साथ में, तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 में मिल जाएगा आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी, जहाँ पे मैंने इसको डिटेल में बताया है। और यहाँ पे आप याद रख लीजिए, किसी भी लेंथ वाइज जब किसी का यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वहाँ आती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसका फॉर्मूला होता है लैम्बडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। पर यूनिट लेंथ में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, ये अपने माइंड में रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ये अपने पास इसको इधर से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्यू इक्वल टू ये बन गया अपना लैम्बडा एल। तो अपन ने क्या बोला है कि अपन ने कंसीडर करा एक थिन इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसकी लेंथ अपन ने बोल दी है यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है क्यू चार्ज, और उसकी लेंथ कितनी स्मॉल एल है, और उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी अपने पास ये आ गई। ये अपन ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दिया है। आगे देखते हैं अपन, आगे देखिए, इसको मैं रब कर देता हूं, तो रब करने के बाद आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। कितना ही मिटा हूं, तो देखिए आगे क्या है, लेट अस गॉसियन सरफेस, गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस, गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस। कौन सा सरफेस है ये, गॉसियन तो है मगर सिलेंड्रिकल है, ठीक है। लेट अस, अपन ने गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस ले लिया है। लेट
as Gaussian cylindrical surface of radius स्मॉल आर। कितनी रेडियस है इसकी? स्मॉल आर यहाँ पे मैंने मेंशन करा हुआ है, ठीक है। इसका जो गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस है इसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल आर। एंड लेंथ कितना है इसका? स्मॉल एल, ठीक है। स्मॉल एल इसका लेंथ है। एंड इट्स देखो ये जो आपका सिलेंड्रिकल है जो वो किस फॉर्म में है? लाइन के फॉर्म में। एंड इट्स एक्सिस as the line charge, ठीक है। तो लाइन चार्ज के फॉर्म में इसकी एक्सिस है, बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है वाई एक्सिस के फॉर्म में। तो आगे अपन फिगर के बारे में कुछ बातें बता दूं मैं। फिगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो 3 कर्व्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहला सरफेस आपका ये रहा S1, दूसरा ऊपर की तरफ, तीसरा नीचे की तरफ। ये कर्व्ड सरफेस है, इस तरीके से घुमा हुआ, और ये ऊपर के फ्लैट सरफेस है बिल्कुल, ठीक है। तो इस पे ध्यान दीजिए। आगे फिगर को देखिए ध्यान से, उसके अकॉर्डिंग लिखना है। एज शोन इन फिगर it has curved surface S1 and 2 flat surface and flat circular and S2 and S3, ठीक है। ये आपका फ्लैट सर्कुलर एंड, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। बिल्कुल देखिए ये सर्कुलर होता है, ये नीचे वाला भी सर्कुलर होता है, ठीक है, मगर ये फ्लैट होता है, ठीक है। 2 सरफेस आपके। आगे फुल स्टॉप लगा देना। अकॉर्डिंग टू symmetry, the direction of electric field will be outward। देखो from the axis, ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सिलेंड्रिकल है, तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो बाहर की तरफ इधर से निकल रही होगी, इधर से निकल रही होगी, इधर से निकल रही, हमेशा वो बाहर की तरफ आउटवर्ड ही होगी, ठीक है। तो आउटवर्ड होगी। तो यहाँ पे इसने बोला है कि अकॉर्डिंग टू द सिमेट्री द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आउटवर्ड फ्रॉम द एक्सिस। हमेशा क्या रहेगी? आउटवर्ड ही रहेगी, बाहर की तरफ निकलेगी। इसमें देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का सारा डायरेक्शन इस तरफ बताया। अगर इस तरफ मेंशन करते हैं तो इस तरफ बता देते अपन, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरफ बताना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? फुल स्टॉप। द टोटल फ्लक्स coming out of the curved surface will be, देखिए ध्यान से, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें से बाहर निकलेगा वो फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे एस लगा देता हूं मैं। ये केवल टोटल है, जो पूरे का टोटल है। अब अपने पास यहाँ पे कितने सरफेस मेंशन है? 3 सरफेसेस मेंशन है, तो तीनों के बारे में बताना पड़ेगा। इसको मैं रब कर देता हूँ ऊपर वाले को। देखिए कितना जाएगा? फाई ई इक्वल टू, देखो पहला सरफेस आपका S1 है और सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो पहले सरफेस के लिए ऐसा लिख लेंगे अपन, सरफेस S1 ई वेक्टर डॉट ds1, प्लस दूसरा सरफेस है आपका S2 ई वेक्टर डॉट ds2, तीसरा सरफेस है आपका S3, यहाँ पे सब्सक्रिप्ट लगाते हैं S3 ई वेक्टर डॉट ds3,
तीन सरफेस से तीनों का अपना टोटल फ्लक्स अलग अलग कर दिया अपन ने एडिशन के फॉर्म में। टोटल फ्लक्स ये है और तीनों का अपन ने फ्लक्स अलग अलग मेंशन कर दिया। ये इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि फ्लक्स का क्या मैटर है यहाँ पे। ये तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस टर्म्स को, बहुत सारी बुकों में आपको डायरेक्ट मिला हुआ है। इसको मैं रब कर देता हूँ। अब जो मेन समझने वाली बात वो ये है, फ्रॉम द फिगर, देखो जब फिगर को देखिएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और ये DS2 एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, DS1 E वेक्टर पैरेलल टू DS1 एंड E वेक्टर परपेंडिकुलर टू DS2 कॉमा E वेक्टर परपेंडिकुलर टू DS3। देखिए ध्यान से, ये दोनों परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, ये नीचे ये इधर, ये परपेंडिकुलर 90 बना रहा है। यहाँ पे भी देखो नीचे ऊपर ये भी 90 बना रहा है। तो यहाँ पे अपन ने बता दिया 90 डिग्री के एंगल में 90 आता है। तो यहाँ से जब डॉट हटाओगे आप तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन बना था ये, 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 कितना आ जाएगा, फाई ई इक्वल टू, यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, इसको ऐसे लिख लेना S1, इसको लिख देना E DS, यहाँ पे आ जाएगा cos 0 डिग्री। देखो पैरेलल है मतलब 0 एंगल बनाएगा, प्लस S2, यहाँ पे S1 है ना, S2 E DS cos 90 डिग्री, ठीक है, प्लस S3 EDS cos 90 डिग्री। देखो जब कभी भी 90 डिग्री एंगल अगर बनता है किसी के अंदर तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी वैल्यू cos 90 की वैल्यू 0 होती है। ये आप यहाँ पे मेंशन करके रखेंगे, याद भी रखेंगे इसको। तो देखिए कितना हो जाएगा आपके पास, फाई ई इक्वल टू, इसका तो डायरेक्ट आप लिख दोगे फाई इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन S1 का कितना EDS रह जाएगा, EDS1, और बाकी ये सब 0 और 0। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये पूरा 0, ये भी 90 की वैल्यू 0 होती है तो पूरा 0 बचा क्या, केवल ये cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ये आपको पता है। तो यहाँ से E को बाहर निकाल देते हैं, ये E को बाहर निकाल लिया, ठीक है। आगे अपने पास जो आया है ये दोनों 0 0 हो गए हैं, तो अपने पास आ गया फाई ई इक्वल टू E इंटीग्रेशन ऑफ S1 DS। तो आपको पता होना चाहिए कि DS क्या रिप्रेजेंट करता है, सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ये क्या है, सिलेंडर है। तो आपको पता होना चाहिए सरफेस फाई ई इक्वल टू E वेक्टर फाई S E वेक्टर इंटू एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, ठीक है। कौन सा सरफेस है ये, कर्व्ड सरफेस, ठीक है। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस है ये। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो होता है 2 पाई RH होता है, मगर यहाँ पे अपने हाइट क्या ली है, अपन ने L ली है, तो ये अपने पास आ जाएगा 2 पाई RL आ जाएगा। इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर 2 तो हो गई, 3 बना दीजिए, ये 3 बन गई इक्वेशन नंबर 3। बस हो गया है, 2 लाइन और बची हैं। आगे देखिए, यहाँ पे बट बाय गॉस थ्योरम, पता ही आपको गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है तो उसका यूज करना जरूरी है। तो बट बाय गॉस थ्योरम फाई ई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 4। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। 3 और 4 को ले लेंगे, तो देखो 3 और 4 ले लो तो LHS इक्वल है इसके भी, तो RHS भी इक्वल होगी। तो आप क्या लिख लेंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन इक्वल टू E इंटू 2 पाई RL, ठीक है। यहां तक के बाद E की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले अपन। E का वैल्यू कितना आएगा आपके पास, E इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो 2 है यहाँ पे तो इसलिए 2 को मैंने इसके साथ लिख दिया, और यहाँ पे आ जाएगा Q अपॉन RL, ठीक है, Q अपॉन RL आ जाएगा। तो अपने पास एक इक्वेशन बन गई 5th, ठीक है। आगे आपको पता है बट फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या थी आपकी, इक्वेशन 1 थी ना Q इक्वल टू, बोलो लैम्डा L, इसकी वैल्यू भी तो रखना जरूरी है।
तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2πε0, ये आ जाएगा आपके लैम्बडा L/RL। तो देखो लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल हो रहा है आपका, ये लैम्बडा से लैम्बडा शहीद हो गया। तो आपके पास फाइनल जो फॉर्मूला आया है वो आपके पास ये आया λ/r। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेशन है, यही इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है इसके ऊपर। आखिरी में जो आपके पास आएगा सिलेंडर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो E इक्वल टू 2/ε0 λ/r आएगा। तो आपको फोकस करना है इस चीज पे। डायग्राम देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको लर्न कर लीजिए। फॉर्मूले पे भी ध्यान दीजिए, आगे जो टॉपिक आएंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे इतना ध्यान नहीं दोगे तो भी चल जाएगा, मगर आपको ये ध्यान रखना है, नोट करते रहिए। ठीक है, और कॉपी मेंटेन करिए आप, ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। बाकी तो मैं हूँ ही। ठीक है, तो विनायक लर्निंग क्लासेस से मैं पंकज सर और आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मेरा एक मैसेज है आप सब लोगों के लिए कि पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।